हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। सबसे पहले आप लोग कहोगे सर कोणीय संवेग क्या है, फिर जड़त्व आघूर्ण क्या है। तो इस पर ऑलरेडी हम टॉपिक बाय टॉपिक ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुके हैं, लेक्चर दे चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा विधिवत आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि इसका पृष्ठभूमि क्या है। तो कहीं ना कहीं यदि कोणीय संवेग की बात आ जाती है, कोणीय संवेग यानी कोण में कोई ना कोई पिंड है, स्थित है, जो कि उसके कोण में परिवर्तन हो रहा है। और कोण में परिवर्तन कब होगा? जब वो कहीं ना कहीं एक अक्ष के परितः कोणीय वेग से घूमेगा। समझ रहे? तभी तो उसमें भाई कोणीय संवेग उत्पन्न होगा। जब तक कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति नहीं कर रहा है तो फिर उसमें कोणीय संवेग में कुछ वैल्यू ही प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोणीय संवेग आपने पढ़ा होगा, रेखीय संवेग गुणे अक्ष से लंबवत दूरी, अक्ष से दूरी जो भी है, कण की अक्ष से दूरी, वो कहलाता है हमारा क्या? कोणीय संवेग। L बराबर R क्रॉस P। चलो कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम एक पिंड की कल्पना करते हैं कि हमारे पास एक पिंड है और पिंड जो है किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। तो घूर्णी गति के लिए हमें अक्ष चाहिए, तो यहाँ पर हम अक्ष बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हम x अक्ष मान के चलते हैं, इधर हमारा ये y अक्ष है और इधर हम मान के चलते हैं z अक्ष है। अब इस अक्ष के परितः OZ अक्ष के परितः एक हमारे पास पिंड है जो कि घूर्णी गति कर रहा है कोणीय वेग ओमेगा के साथ। अब ये जो हमारे पास पिंड है वो कई कणों से मिलकर बना हुआ है। मान के चलता हूं एक m1 द्रव्यमान का छोटा सा कण है, दूसरा कण है m2 द्रव्यमान है, तीसरा कण है m3 द्रव्यमान है, चौथा कण है m4 द्रव्यमान है। ऐसे और कई सारे कण इस पिंड पर उपस्थित हैं। तो मैंने कहा माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। किस वेग से बच्चों? कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। समझने की कोशिश करें आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं कि माना हमारे पास कोई पिंड है किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। तब बच्चों इन कणों का मैं अक्ष से दूरी क्रमशः R1, R2, R3, R4 ले सकता हूं, क्योंकि ये जो हमारा पिंड है कई कणों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। मानकर चलते हैं असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन कणों का द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3 ऐसे हैं। ठीक है, अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी, ये OZ घूर्णन अक्ष है बच्चों, तो इनकी दूरी क्रमशः R1, R2, R3। इन कणों का जो रेखीय वेग वो भिन्न भिन्न होगा, कोणीय वेग सबका समान होगा, क्योंकि पिंड का जो कोणीय वेग होगा वही बच्चों इन कणों का होगा। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, लेकिन इनका रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, यही होता है ना। तो जब R का मान ही भिन्न भिन्न है तो वेग का मान भी भिन्न भिन्न होगा। तब मैं यदि आपसे कह दूं क्रम से कि भाई साहब इनका द्रव्यमान क्रमशः कितना है? M1, M2, M3 ऐसे। अक्ष से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और ऐसे, है ना। रेखीय वेग क्रमशः V1, V2, V3 और ऐसे बिंदी बिंदी या डॉट डॉट आप कर सकते हो। मतलब एक हमारे पास पिंड है जो किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। हम मान के चलते हैं जो हमारे पास पिंड है इसमें कई सारे कण हैं। इन कणों का द्रव्यमान क्रमशः भाई साहब क्या है? M1, M2, M3 है। अक्ष से दूरियां क्रमशः भिन्न भिन्न होंगी, तो इनकी दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 है। इसी कारण से भैया इनके द्रव्यमान में भिन्नता है, इनके दूरियों में भिन्नता है, तब इनका रेखीय वेग भी क्रमशः भिन्न भिन्न होगा, V1, V2, V3 ऐसे करके। अब आपसे कोई बोले कि कोणीय संवेग जो होता है बच्चों, ये कोणीय जो संवेग होता है, ये कोणीय संवेग होता है किसके बराबर होता है? जरा बताओ। तो R क्रॉस P के बराबर होता है। R क्रॉस P, यदि मैं कह दूं वेक्टर L बराबर तो R क्रॉस P, ये मैं सदिश फॉर्म में बता रहा हूं। यानी कोणीय संवेग जो फॉर्मेट है वो रेखीय संवेग और अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। कितना? कोणीय संवेग, जैसे मैं L की बात करूं तो L की बात करूं बच्चों तो कोणीय संवेग P, है ना, सॉरी कोणीय संवेग बोल दिया भाई साहब, रेखीय संवेग और अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। ये मैं कोणीय संवेग की बात कर रहा हूं। ये जो कोणीय संवेग है रेखीय संवेग और ये जो अक्ष से दूरी के बराबर है।
तो भाई ये r तो मैं जानता हूं कि r1 r2 r3 ये दूरी है, तो r1 हम मान सकते हैं, लेकिन ये p का मान कहां से आएगा सर? p का मान कहां से आएगा? p क्या है? एक प्रकार से p हमारे पास है बच्चों रेखीय संवेग। p क्या है? रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। चीजें क्लियर है? तो भाई साहब मैं एक कण के लिए m1 द्रव्यमान वाले कण के लिए बात करूं, m1 द्रव्यमान वाले कण का संवेग कितना हो जाएगा? यानी मैं कह दूं कि P1 बराबर तो द्रव्यमान गुणे वेग, यही चीज तो होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यही चीज होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब, द्रव्यमान गुणे वेग। और चूंकि v बराबर होता है बच्चों ओमेगा आर या आर ओमेगा, कितना होता है v बराबर आर ओमेगा या ओमेगा आर, तो फिर हमारा P1 बराबर मान निकल कर आएगा m1 r1 हो जाएगा, और कोणीय वेग सबका समान है इसलिए ओमेगा ही रहेगा। ये P1 का मान आ रहा है बच्चों, ये P1 का मान निकल कर आया। तब यदि हम आपसे कह देंगे कि L1 का मान क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग, एक कण के लिए कोणीय संवेग, तो आप कहोगे कोणीय संवेग तो होता है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग हमारा इतना है, और पहले कण के लिए दूरी कितना है? r1 है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये किसी एक कण यानी m1 द्रव्यमान वाले कण के लिए संवेग निकाला और फिर मैंने कोणीय संवेग निकाल दिया। अब मैं यदि आपसे कहूंगा कि संपूर्ण के लिए निकालो, तो संपूर्ण के लिए मुझे L निकालना पड़ेगा, और संपूर्ण का मतलब सभी कणों का जो कोणीय संवेग है। तो पहले कण का है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरे के लिए m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे बच्चों आगे आता जाएगा, तीसरे कण के लिए, चौथे कण के लिए, पांचवें कण के लिए। अच्छा L है तो L है, ओमेगा सब में कॉमन है, तो बचेगा कितना? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, ऐसे बच्चों m3 r3 स्क्वायर, और ऐसे कई सारे जोड़ सकते हो, सिंपल है। अब इसके बाद ये जो L है ये ओमेगा है, ये सभी कण भिन्न भिन्न है लेकिन फॉर्मेट तो एक ही दिख रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सभी कणों का ये जो जड़त्व आघूर्ण है उनका योग में यहां पर सिग्मा लगा देते mr स्क्वायर। अब ये जो सिग्मा mr स्क्वायर है वो जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, तो L बराबर ओमेगा इंटू आई। और बच्चों यही हमारा संबंध है सदिश फॉर्म में, तो वेक्टर L बराबर आई आप बाहर कर दो ओमेगा में कोणीय वेग में, ये सदिश फॉर्म में आ जाएगा। यही हमारा संबंध है। एक एक पॉइंट को यदि हम अपने जहान में रखें तो आखिरकार वो चीज मिल ही जाता है बच्चों जो हमें प्राप्त करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो माना कोई पिंड है किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है, तब इनकी अवयवी कणों का कोणीय वेग समान होगा, कोणीय वेग समान होगा, लेकिन घूर्णन अक्ष से भिन्न भिन्न दूरियों के कारण रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। सभी कणों का रेखीय वेग अलग अलग होगा क्योंकि r1 r2 r3 दूरियां क्रमशः भिन्न भिन्न था। बच्चों इस डायग्राम के आधार पर देख लो कि कणों का जो अक्ष से दूरी क्रमशः अलग अलग था। इस स्थिति में मैंने कह दिया कि घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1 r2 r3 और आगे डॉट डॉट मतलब कई सारे कण हैं, तो उनकी दूरियां भी अलग अलग होगी, जिनका द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होगा, जिनका वेग भी भिन्न भिन्न होगा। तब रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, v बराबर r ओमेगा, तो r1 कर दिया हमने यहाँ पे क्योंकि भाई साहब r1 जो है वो पहले कण के लिए अक्ष से दूरी है, ओमेगा तो सब में समान है तो इसमें कुछ है ही नहीं। फिर बोला गया कोणीय संवेग क्या होता है? रेखीय संवेग गुणे अक्ष से दूरी। तो रेखीय संवेग हमने निकाला m1 r1 ओमेगा, ये कर दिया। अक्ष से दूरी पहले कण के लिए r1 ही रहेगा, तो 2 r1 के कारण स्क्वायर लग गया। अब ये एक कण के लिए था, m1 द्रव्यमान वाले कण के लिए था बच्चों, लेकिन जब हम समस्त कणों की बात करेंगे, जब हम समस्त कणों की बात करेंगे तो सभी कणों का क्रमशः भिन्न भिन्न हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे मैंने कहा पहले कण के लिए मेरा L1 का मान निकल कर आया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, तो दूसरे कण के लिए क्रमशः कितना हो जाएगा? m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, तीसरे के लिए बच्चों कितना हो जाएगा? m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे कई सारे हो जाएंगे। और फिर मैं जब संपूर्ण पिंड की बात करूंगा तो संपूर्ण पिंड में क्या होगा कि जितने कण हैं उनका हम कोणीय संवेग योग कर देंगे तो कुल कोणीय संवेग निकल कर आ जाएगा। इसीलिए तो अपन क्या करते हैं कि संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग निकालते हैं तो सबको जोड़ देते हैं, m1
R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस M3 R3 स्क्वायर ओमेगा। तो ये सारे कण हैं बच्चों, कणों का यहाँ पर घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग अलग अलग है। अब देखो जरा, यहाँ भी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा, तो सब में से ओमेगा बाहर ले लो तो बचा कितना, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर। ओमेगा हमने बाहर ले लिया है, ओमेगा हमने बाहर ले लिया। इसके बाद ये जो है mr स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला। तो जब 1 की बात आ जाती है तो पहले कण के लिए आ गया, 2 की बात आ जाती है दूसरे कण के लिए हो गया। इस तरीके से कई कण हैं, अब सभी कणों का यदि योग करेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, और ये बच्चों सिग्मा mr स्क्वायर इस संपूर्ण पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण है। तो I का मान है, और I का मान यहां पर रख देते हैं, और यही हमारा आंसर आ गया। इसका सदिश रूप लिखना चाहते हो तो आगे लिख दो सदिश रूप में। किस रूप में बच्चों, सदिश रूप में। तो वेक्टर r बराबर यहाँ पर I इंटू वेक्टर ओमेगा। जी हाँ, ये हमारा सदिश रूप में। एक और लाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो बच्चों। तो ये हमारा आ चुका है कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज का इस लेक्चर में आप लोग बेहतर रूप से समझे होंगे, सीखे होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो हैंड रिटेन नोट से 100 रुपीज चार्ज लगता है, यदि लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ। हाँ बच्चों, पर्सनल नंबर है, 100 रुपीज चार्ज है, 9685 29 91 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, 100 रुपये चार्ज लगेगा, बेहतर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिया जाएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।